नमस्कार, आदाब। मैं हूं नौशाद और आप सभी के बीच मैं मुखातिब हूं एक छोटे से राजनीतिक विश्लेषण के साथ। आज बात करूंगा मैं उस राजनीतिक दल, उस राजनीतिक परिवार के बारे में जिसने बिहार की राजनीति में दशकों तक अपना आधिपत्य जमाया रहा और वर्तमान इस परिवेश में भी उस राजनीतिक दल एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में स्थापित है। मैं बिना लाव लपेट के मैं बात करूंगा श्री लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार और उनके दल राष्ट्रीय जनता दल के बारे में। लोग कहते हैं कि जिस तरह से पहले के ज़माने में, यानी कि जब उनका शासन बिहार में था 2005 से पहले, तो विपक्ष तो उन्हें जंगल राज, उनके शासनकाल को जंगल राज कहता है और कहीं न कहीं जनता भी यह मानती है कि उनके शासनकाल में काफ़ी ज़्यादा जो है भ्रष्टाचार हुए, काफ़ी ज़्यादा जो अपराध की चरम सीमा जिसे कहते हैं कि चरम सीमा पर थी, वो एक दौर था। और उस दौर में एक चीज़ है कि जो लालू प्रसाद जी ने जो वंचित शोषित समाज को जो है एक बल दिया। लेकिन बिहार की विकास की बात करें तो बिहार की विकास के बारे में बात करना भी बेईमानी सी लगती है। उस समय की परिवेश में अगर मैं स्वयं इस बात को कहूँ तो बहुत दुखद था। और जब मैं छोटा था, मुझे लगता है कि 2004-05 के समय मुझे खुद भी याद है, जब मेरे पिता मेरे गांव से महज 10 किलोमीटर दूर जब शहर में जाया करते थे किसी काम के लिए, और शाम होते ही मेरी दादी माँ के अंदर जो बेचैनी थी, उस बेचैनी को मैंने देखा है। मैं इस बात को भली भांति इस बात से अवगत हूँ कि जब शाम को 5 बज जाता था, अंधेरा होने लगता था, तो लोगों के अंदर एक बेचैनी हो जाती थी। उनके परिजन अगर घर से बाहर हैं तो उनके आने का बेसब्री से इंतज़ार करते थे, क्योंकि वो दौर अलग था। और उस दौर में चूँकि टेलीफोन का दौर नहीं था, मोबाइल फ़ोन का दौर नहीं था, और अभी अभी मुझे लगता है कि लैंडलाइन फ़ोन्स का दौर था, लेकिन सभी लोगों के पास नहीं था। खासकर से गांव दराज में वो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी ताकि जो अपने परिजनों से संपर्क किया जा सके। तो उस ज़माने में एक खौफ था, अपराध की जो चरम सीमा जो पार थी। लोगों को ये डर था कि हमारे परिजन जो घर से बाहर गए हैं, कहीं उनका अपहरण ना हो जाए, कहीं उनको गोली न मार दी जाए, किसी तरह की कोई हादसा ना हो जाए। इसलिए लोगों के अंदर एक भय था, एक चिंता थी। जब तक वो व्यक्ति घर नहीं आते थे तब तक लोगों के अंदर एक डर सताता था। बहरहाल 2005 के चुनाव के बाद सत्ता पलट गई और वहाँ से जो है एनडीए का राज शुरू हुआ। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। तब से लगातार नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं। और मैंने अपने जीवन काल में इस चीज़ को देखा है। बिहार उस समय, लोग कहते हैं कि बिहार में उस समय जो है गड्ढा था, रास्ते थे। मैं ये कहता हूँ कि उस समय रास्ता ही नहीं था। कच्ची पक्की सड़कें कहीं कहीं पे देखने को मिलती थी, पगडंडियों जैसा रास्ता हुआ करता था। और आज के टाइम में जैसे मनरेगा है या इस तरह कई सारी योजनाओं से जब कच्ची सड़कों का भी निर्माण हुआ, काफ़ी सारे रास्तों में बदलाव हुआ, वो उस समय नहीं हुआ करती थी। बहरहाल जब नीतीश कुमार का राज आया, धीरे धीरे विकास आगे बढ़ा। और आज के दौर में मैं ये मानता हूँ कि नीतीश कुमार ने जो बिहार के विकास के लिए अपना सर्वोच्च दिया, अगर हम उनकी बात नहीं करें तो ये बेईमानी सी होगी। नीतीश कुमार हर वर्ग के लोगों के लिए, समाज के उत्थान के लिए हर तरह से उन्होंने प्रयास किया। ख़ास तौर से बिजली और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोड, इन सब पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। और
इसको धरातल पे लाकर दिखाया भी। आज उनका देन है कि हर तरफ राष्ट्रीय राजमार्ग हो, स्टेट हाईवे हो, डिस्ट्रिक्ट के रोड्स हैं या फिर गांव ग्रामीण रोड हैं जो आज चमक रहे हैं, बेहतर स्थिति में हैं। कुछ एक जगहों पे अभी सड़कें बनी भी और टूट भी चुकी हैं। हालांकि भ्रष्टाचार भी एक कारण रहा है इसका, और नीतीश कुमार के सरकार में ऐसा कहा जाता है कि जो पदाधिकारी है उन्होंने जमकर भ्रष्टाचार किया। खैर, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बेहतरीन काम बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के नौजवानों के लिए, बिहार के बूढ़े और हर वर्ग के लोगों के लिए, हर जातियों के लिए काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार के, चाहे वो एनडीए के साथ रहे हों, भाजपा के साथ रहे हों, या बीच बीच में कभी पलटी मार के जो है राजद के साथ भी रहे, सरकार उनकी चाहे किसी के भी साथ रहे, लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई और जो मैंने देखा, जो उन्होंने कहा भी अपने वक्तव्य में, उन्होंने कहा कि मैं 3 चीज़ों से कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। 3 C: करप्शन, कम्युनलिज्म और क्राइम। मुझे लगता है कि करप्शन पे उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं है। आज भी करप्शन जो है बहुत ज़्यादा है, चाहे आपका अनुमंडल हो, प्रखंड हो, जिला हो, या जो भी सरकारी कार्यालय हैं वहाँ पे भ्रष्टाचार जो है बहुत ज़्यादा है। इस चीज़ को मैंने भी फेस किया है, इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है। क्राइम बहुत हद तक कंट्रोल है, मैं इस बात को मानता हूँ, और मैं धन्यवाद देता हूँ नीतीश कुमार जी का कि आपने क्राइम को एटलीस्ट बहुत कंट्रोल किया बिहार में। और थोड़ी बहुत तो चीज़ें होती ही रहती हैं, चाहे कितना भी सरकार या प्रशासन टाइट हो, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें होती है। मैं इस बात को मानता हूँ कि पूर्ण रूप से क्राइम पे कंट्रोल नहीं है, लेकिन बहुत हद तक कंट्रोल है। तीसरी चीज़ें जो है वो है कम्युनलिज्म। सरकार सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पे सफल रहा, और ख़ास तौर से अल्पसंख्यक लोगों का भरोसा जो जीतने में कामयाब हुई, और इसका यही नतीजा है जिसके कारण अल्पसंख्यक भी नीतीश कुमार को वोट करते रहे हैं। तो कम्युनलिज्म से कभी जो है नीतीश कुमार की सरकार ने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। इस बात को भली भांति सभी लोग अवगत हैं इस बात से, और इस बात को मैं मानता भी हूँ। तो मैं बात एक्चुअली मेरा विश्लेषण राजनीतिक दल राष्ट्रीय जनता दल के बारे में था, लालू जी के परिवार में। तो 2005 के बाद से जो है नीतीश कुमार का राज आ गया, और लालू परिवार का जो है वहाँ से पतन शुरू हुआ। कई बार ऐसे हुए कि खुद उनके पार्टी के कद्दावर नेता भी चुनाव हार गए, चुनाव नहीं जीत सके। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने एक भी लोकसभा सीटें नहीं जीती, एकमात्र सीट कांग्रेस ने जीती थी विपक्ष की बात करें तो। लेकिन विधानसभा में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया, और लालू प्रसाद यादव के बाद से उनकी विरासत को संभालने के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव आगे आए, और जिस तरह से उन्होंने बिहार के युवाओं के लिए काम किया, उनके बारे में बात की, और उनका जो एक विज़न है युवाओं को रोज़गार देने का, ये काफ़ी सराहनीय रहा है। इस चीज़ की हम सराहना करते हैं। लेकिन जो उनकी राजनीतिक विरासत है, जो उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, और आगे की जो उनका विज़न है इस पार्टी को आगे ले जाने की, पार्टी को मजबूत करने की, मुझे लगता है कि उन्हीं के परिवार के उनके बड़े भाई तेज प्रताप यादव इसको कमज़ोर करने में लगे रहते हैं। पहली बार तेज प्रताप यादव, जो लालू यादव के बड़े बेटे हैं, पहली बार महुआ से विधायक चुने गए।
हालांकि वो विधायक भी इसलिए चुने गए क्योंकि वो लालू प्रसाद यादव के बेटे थे। उनका अपना कहीं कोई क्षेत्र में योगदान नहीं था, ना ही वो पार्टी के एक प्रखर कार्यकर्ता हैं। मेरे नज़र में वो सिर्फ़ और सिर्फ लालू जी के बेटे हैं। इसके अलावा उनका समाज में, उनका पार्टी में कोई योगदान नहीं रहता है। सबसे बड़ी बात जो हास्यास्पद लगती है वो ये है कि समय समय पर तेज प्रताप यादव ऐसे कृत्यकांड करते रहते हैं, ऐसे पार्टी और परिवार का मजाक बनाते रहते हैं, जिससे कहीं ना कहीं पार्टी और परिवार कमज़ोर होता है। अभी मौजूदा हालात में जिस तरह से वो मीडिया के सामने आके कभी अपनी नई पार्टी बनाने का हवाला देते हैं, तो कभी पार्टी के अंदर के लोगों को सरेआम बेइज्जत करते हैं। मुझे लगता है कि अगर वो लालू प्रसाद यादव जी के बेटे नहीं होते तो इतनी इस तरह के कृत्यकांड करने की किसी दूसरे कार्यकर्ता की ज़रूरत नहीं होती। पार्टी के ही पदाधिकारियों, पार्टी के ही लोगों को वो जयचंद बोलते हैं, और जिस तरह से इन सारे उनके ड्रामा को देखते हुए पिछले कुछ समय पहले लालू प्रसाद यादव जी ने उन्हें निष्कासित कर दिया, पार्टी से बाहर कर दिया। उसके बावजूद भी वो अपने ड्रामे से बाज नहीं आ रहे हैं। आपने देखा होगा उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी, पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो मैं निर्दलीय लड़ूंगा। तो कभी जाके समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बैठ जाते हैं, कभी पीला गमछा बांधकर, पीली टोपी पहनकर अपने कुछ लोगों से बात करते हैं। तो ये इस तरह की राजनीतिक स्टंट जो हैं करते रहते हैं और बहुत ही हास्यास्पद है। कहीं न कहीं तेजस्वी यादव की रणनीति और उनकी राजनीतिक सफ़र को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। तो ये बड़ा अजीब मामला है जिस तरह से तेज प्रताप यादव जी करते हैं। अभी अगर आप बहुत अच्छे एक नेता हैं, आपने पिता की विरासत को लेकर महुआ से चुनाव लड़ा, तो क्या ऐसी परिस्थितियां आई कि आपको वहां से भागकर और हसनपुर से जाके चुनाव लड़ना पड़ा? आप बहुत यदि काबिल थे तो आप वहां से निर्दलीय भी लड़के चुनाव जीत सकते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि अगर आप अपने दम पर निर्दलीय यदि चुनाव लड़ लेते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जनता आपको चुनाव जिताएगी। मुझे हंसी आती वहाँ के लोगों पे भी, वहाँ की जनता पर, कि पता नहीं आपने इनके अंदर क्या देखा कि आपने इनको महुआ से चुनाव जिताया, फिर वहाँ से भागने के बाद आपने जो है इन्हें हसनपुर से चुनाव जीता है। और इस बार के विधानसभा चुनाव में क्या ये नया कांड करेंगे, इसकी अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। तो जो आदमी अपने जीवन में सीरियस नहीं है, ना ही अपने खुद के परिवार के लिए सीरियस है, ना खुद की पार्टी के लिए सीरियस है, ना ही अपने निजी जीवन में सीरियस है। आप सभी भली भांति अवगत हैं कि उन्होंने जिस तरह से शादी के बाद अपनी पत्नी को यूँ कहे तो तलाक दे दिया, उन्होंने घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि ऑफिशियली तलाक शायद उन्होंने नहीं दिया है, बट घर से उन्होंने बाहर कर दिया ऐश्वर्या राय को। एक बड़ी राजनीतिक घराने की लड़की को इस तरह से बेइज्जत करने का क्या उनका हक था? खैर, कुछ समय बीता। अभी अपने हालिया में देखा होगा कि उन्होंने एक दूसरी लड़की से और अपने संबंधों का इजहार उन्होंने फेसबुक के माध्यम से किया। फिर जब मीडिया में वो सब बात आई तो इन्होंने आईडी को हैक करने का हवाला देते हुए इस पोस्ट को डिलीट कर दिया और मीडिया में आकर बयान दे दिया कि मेरी आईडी को हैक कर दिया गया। बाद में बोलते हैं मेरे पार्टी के जयचंदों ने ये सब किया। लेकिन ये सब किसी और ने नहीं किया, बल्कि खुद स्वयं तेज प्रताप यादव ने सारी चीज़ करते हैं। और ये सब इसलिए होता है क्योंकि वो अपने राजनीतिक जीवन में या अपने निजी जीवन में सीरियस नहीं है। अगर व्यक्ति जो संघर्षों से उठकर बड़ा होता है, संघर्षों से उठकर, संघर्षों के बल पर अगर अपने आप को खड़ा करता है, तो उसे चीज़ें समझ आती हैं, उसकी वैल्यू पता होती है। लेकिन सारी चीज़ें चूँकि राजनीतिक विरासत, पारिवारिक विरासत में मिली है, इसलिए इन चीज़ों का कोई वैल्यू समझ में नहीं आता है। तो जिस तरह से इन्होंने ये जो मजाक बनाते रहते हैं,
पार्टी का, कार्यकर्ताओं का या अपने नेताओं का, ये सहनीय है। और ये मुझे लगता है कि शायद पार्टी भी काफ़ी ज़्यादा अंदर से दुखी होंगे, पार्टी के कार्यकर्ता, लेकिन सिर्फ लालू यादव के पुत्र होने की वजह से कोई भी कार्यकर्ता या पदाधिकारी इस पर खुलकर नहीं बोल पाता है, और ये सच्चाई भी है। तो अभी आने वाला समय भी जो चुनाव का है, तो मैं तो यही कहूँगा कि ऐसे नौटंकीबाज लोगों को आप किनारे का रास्ता दिखाइए, और अगर आप ऐसे लोगों को चुनते हैं तो ये आप अपने साथ साथ अपने समाज और अपने लोगों के, जनता के भविष्य को अंधकार में डालने की प्रयास कर रहे हैं। तो मेरा बात, अगर इसमें कहीं कोई कमी कोताही और किसी तरह की त्रुटि हुई हो तो क्षमा करेंगे, लेकिन जो सच्चाई थी, जो मेरे दिल और मन में चीज़ें थी, मैंने उससे आप सबको सामने बयां किया। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।